नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी पहली क्लास है एल डी ग्रेड के लिए कॉमर्स की, तो सबसे पहले बेसिक क्लास हम रखे हैं जो कि ऑलरेडी अकाउंटिंग से संबंधित है। और इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझाने का कोशिश करूँगा मैं। और ऑलरेडी आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास जो है एल डी ग्रेड के लिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को मैं फैक्ट में क्वेश्चन जो जहाँ से पूछे जाते हैं वैसे फैक्ट में क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मित्रों। सबसे पहले तो हम एक डिफिनेशन समझते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो डिफिनेशन किसके अनुसार है? हेराल्ड के अनुसार है। हेराल्ड के अनुसार जो डिफिनेशन दी गई है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। लेखांकन में वित्तीय सूचनाओं की पहचान क्या करते हैं? लेखांकनों में सबसे पहले हम क्या करते हैं? वित्तीय जो सूचनाएं होती हैं उनकी हमको पहचान करना पड़ता है। जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हो उनका हम आइडेंटिफिकेशन ज़रूर करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं? मापन। फिर इसके बाद अभिलेखन करना। फिर इसके बाद समतुल्य कम्युनिकेशन, एक दूसरे तक क्या करना? पहुंचाना। ये कौन कह रहे हैं? हेराल्ड के अनुसार अकाउंटिंग की परिभाषा है। तो लेखांकन में हम वित्तीय सूचनाओं की क्या करते हैं? पहचान करते हैं, उनको मेजरमेंट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर इसके बाद मेजरमेंट करते हैं, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद समतुल्य। समतुल्य का मतलब होता है कम्युनिकेशन, एक दूसरे तक क्या करते हैं? शेयर करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आधुनिक दोहरा लेखा प्रणाली का उद्गम। आधुनिक लेखा प्रणाली का जो है उद्गम कब और कहाँ हुआ था? तो आधुनिक लेखा प्रणाली का जो उद्गम है 1494 ईस्वी में इटली में वेनिस नगर में एक गणितज्ञ थे जो लुकास पैसियोली, जिनका नाम था, क्या नाम था? लुकास पैसियोली द्वारा लिखित पुस्तक थी डी कंपोजिट स्ट्रक्चर्स। क्या बुक का क्या नाम था? तो उनके द्वारा लुकास पैसियोली द्वारा लिखित पुस्तक थी डी कंपोजिट स्ट्रक्चर्स। किस में लिखी गई थी? लैटिन भाषा में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी दोस्तों? लैटिन भाषा में लिखी गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो फैक्ट है, दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो दोहरा लेखा प्रणाली के जो जन्मदाता हैं वो लुकास पैसियोली हैं। कौन है? लुकास पैसियोली जी हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम अंग्रेजी जो पुस्तक थी, जो दोहरा लेखा प्रणाली की सर्वप्रथम अंग्रेजी पुस्तक थी, वो पुस्तक का नाम था इंग्लिश सिस्टम ऑफ द बुक कीपिंग। क्या था दोस्तों? इंग्लिश सिस्टम ऑफ द बुक कीपिंग था। इसको लिखने एडवर्ड जोन्स द्वारा 1794 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी दोस्तों? एडवर्ड जोन्स द्वारा 1794 ईस्वी में लिखी गई थी। फिर इसके बाद लेखा शास्त्र की प्रथम अवस्था किसको कहा जाता है दोस्तों? तो लेखा शास्त्र की प्रथम जो अवस्था होती है उसको बुक कीपिंग को, पुस्त पालन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बुक कीपिंग या पुस्त पालन को कहा जाता है। जबकि जो द्वितीय अवस्था होती है, द्वितीय अवस्था उसको क्या बोला जाता है? लेखांकन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? लेखांकन बोला जाता है। जहाँ पर पुस्त पालन का कार्य समाप्त होता है, जहाँ पर पुस्त पालन का कार्य समाप्त होता है वहीं से हम क्या स्टार्ट कर देते हैं? लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। ये क्वेश्चन टीजीटी और एलटी ग्रेड में पूछा जाता है और कई प्रैक्टिस सेटों में पूछा भी गया है कि जहाँ पर पुस्त पालन का कार्य समाप्त होता है वहाँ पर क्या स्टार्ट होता है? तो वहाँ लेखांकन स्टार्ट होता है। और लेखांकन का जो कार्य है वो जहाँ से समाप्त होता है वहाँ हम क्या प्रारंभ करते हैं? ऑडिटिंग का कार्य प्रारंभ करते हैं। क्या प्रारंभ करते हैं? ऑडिटिंग का, आरक्षण का कार्य प्रारंभ करते हैं। इसके बाद ये भी पूछ लिया जाता है कि पुस्त पालन जो है बुक कीपिंग कैसा कार्य है? तो ये व्यवहारात्मक कार्य है। और लेखांकन कैसा कार्य है? तो ये सैद्धांतिक कार्य है। कैसा कार्य है? सैद्धांतिक कार्य है दोस्तों। तो प्राथमिक पुस्तक में क्या क्या आती है? जैसे जर्नल हो गए, सहायक बहिया हो गई। क्या क्या आती हैं? जर्नल और सहायक बहिया प्राथमिक पुस्तक में आती हैं। द्वितीय पुस्तक में क्या आता है? द्वितीय पुस्तक में हम खाता बही बनाते हैं, खाता बही तैयार करते हैं। ये दोनों पार्ट किसके होते हैं? ये दोनों पार्ट होते हैं दोस्तों पुस्त पालन के भाग होता है, बुक कीपिंग का पार्ट होता है। अगर देखें व्यवसाय की जो भाषा होती है उसको क्या बोलते हैं? लेखांकन कहा जाता है। व्यवसाय की जो भाषा होती है उसको हम लेखांकन के नाम से संबोधित करते हैं।
फिर इसके बाद दोस्तों आता है कि पुस्त पालन के कार्य क्या क्या होते हैं। तो पुस्त पालन के कार्य जो है नैतिक कार्य होते हैं, नैतिक कार्य होते हैं, सामान्य रूटीन के कार्य होते हैं, डेली जो बेस पे डिपेंड करते हैं, ऐसे कार्य होते हैं। ये व्यवहारात्मक कार्य कहलाते हैं। कैसे कार्य कहलाते हैं? व्यवहारात्मक कार्य कहलाते हैं, जिसमें लेन देन की पहचान हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन का क्या करते हैं, लेन देन की उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनके आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं, फिर उनको मुद्रा में मापन करते हैं। हम क्या करते हैं, उनको हम मेजरमेंट करते हैं। किस में मेजरमेंट करते हैं? मुद्रा में। जिनको हम मनी के रूप में हम किसी वस्तु का लेन देन करते हैं, उनको पहले मुद्रा में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, फिर इसके बाद उसका रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? उसको रिकॉर्ड करते हैं। या जर्नल में करेंगे या सहायक बही में करेंगे, जो है दो में से एक किसी में हम करेंगे। जर्नल में करेंगे या सहायक बही में रिकॉर्ड करेंगे। फिर रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है कि हम खाता बही में पोस्टिंग करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। ये क्या होता है कि एक अकुशल व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। ज़्यादा पढ़े लिखे एक्सपर्ट आदमी की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि अकाउंटेंट के लिए ज़रूरी होता है। इसमें एक सामान्य आदमी, नॉर्मल पढ़ा लिखा आदमी बुक कीपिंग का कार्य कर सकता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों लेखांकन। लेखांकन विश्लेषणात्मक और गतिशील प्रकृति का कार्य है। कैसा है? विश्लेषणात्मक और गतिशील प्रकृति का कार्य है, जिसमें विश्लेषणात्मक और गतिशील प्रकृति का कार्य है। यह इसमें क्या क्या प्रक्रिया किया जाता है? इसमें सारांश और विश्लेषण और निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें क्या क्या करते हैं कि हम पहले सारांश निकालते हैं, अलग अलग खातों को अलग अलग डिवाइड करके उसका सारांश निकालते हैं, फिर उसके बाद विश्लेषण करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, अलग अलग कैश जो भी चीज़ें हैं उसको अलग अलग डिफाइन करके उसका विश्लेषण करते हैं, अलग अलग भागों में डिवाइड करके उसका विश्लेषण करते हैं। फिर इसके बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन निकालने का मतलब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बना करके हम उसका निष्कर्ष निकालने का कोशिश करते हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हमारी बैलेंस शीट लास्ट के एंड में क्या है उसका हम निष्कर्ष निकालने का कोशिश करते हैं। इसमें विशेष ज्ञान योग्यता की आवश्यकता होती है दोस्तों। अगर हम अकाउंटिंग का कार्य करते हैं, लेखांकन का कार्य करते हैं, तो उसमें हमें विशेष योग्यता और कुशलता की आवश्यकता होती है। नॉर्मल कॉमर्स का बेसिक सिद्धांत रूल का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आराम से लेखांकन का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि यह एक सैद्धांतिक कार्य होता है। कैसा कार्य होता है दोस्तों? यह एक सैद्धांतिक कार्य होता है। इसमें हमें किसी सिद्धांत, नियम और नियम सिद्धांतों का प्रयोग करके ही अकाउंटिंग का प्रक्रिया जो है पूरी करते हैं, प्रोसेस जो है इसका किया जाता है। तो यह सैद्धांतिक कार्य होता है। फिर इसके बाद आता है व्यवसाय की जो वित्तीय स्थिति का दर्पण कहा जाता है, उसको किसको कहते हैं? व्यवसाय की जो वित्तीय स्थिति के दर्पण कहा जाता है उसको बैलेंस शीट को कहा जाता है, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट लास्ट के एंड में बनाई जाती है, तो उसमें हम सारे कितनी हमारी लायबिलिटीज है, कितनी एसेट्स है, इसके बारे में फाइनल हमें व्यवसाय के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए हमको इसको वित्तीय स्थिति का दर्पण कहते हैं। वित्तीय स्थिति के दर्पण बैलेंस शीट को कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, प्राचीन काल में जब प्रबंधक थे उनको किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो प्राचीन काल में जो प्रबंधक थे उनको करिंदे के नाम से संबोधित किया जाता था। किसके नाम से संबोधित किया जाता था? करिंदे के नाम से संबोधित किया जाता। प्राचीन काल में जो प्रबंधक लोग रहते थे, मैनेजर थे, उनको जो है करिंदे के नाम से संबोधित किया जाता। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर प्राचीन काल में जो बेबीलोनिया को जो है क्या किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो वाणिज्य नगरी के नाम से संबोधित किया जाता था। प्राचीन काल में बेबीलोनिया एक शहर था इटली का, तो इसको जो है हम वाणिज्य नगरी के नाम से संबोधित करते थे। फिर इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है लेखांकन की विधियाँ, अकाउंटिंग मेथड्स या प्रणालियाँ, जो सिस्टम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अकाउंटिंग की जो लेखांकन की प्रणालियाँ हैं वो 4 प्रकार की होती हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ। रोकड़ लेखा प्रणाली होती है, इकरा लेखा प्रणाली होती है, दोहरा लेखा प्रणाली होती है, फिर महाजनी बही खाता पद्धति होती है। तो पहले हम सबसे पहले चर्चा करेंगे दोस्तों यहाँ पर रोकड़ लेखा प्रणाली से। तो रोकड़ लेखा प्रणाली में क्या किया जाता है? रोकड़ लेखा प्रणाली में सिर्फ हम रोकड़ से संबंधित लेन देनों का ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। इसमें ऐसी संस्थाएं आती हैं जो जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, जैसे कि सपोज दैट क्लब हो गया या हॉस्पिटल हो गया या आपका शिक्षा से संबंधित कोई संस्थान हो गए, ऐसे संस्थान या पुस्तकालय हो गया, ऐसे संस्थानों को हम इसमें क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग का रिकॉर्ड करते हैं। इसको रोकड़ लेखा प्रणाली के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर आता है इकरा लेखा प्रणाली, सिंगल एंट्री
सिस्टम जो होता है, इसमें छोटे छोटे दुकानदार जो होते हैं, आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे भी और पुराने टाइम में छोटे छोटे जो फुटकर व्यापारी होते थे वो अपना अकाउंटिंग का कार्य करते थे। छोटे छोटे व्यापारी अपने अकाउंटिंग का कार्य करते थे, उसमें जो है रोकड़ संबंधी और व्यक्तिगत खाते बना करके वो जो उधार ट्रांजैक्शन करते थे उसमें व्यक्तिगत खाते में लिखते थे। अब इस समय प्रेजेंट टाइम पे देखें तो ये प्रचलन में नहीं है। आप इसको प्रचलन अभी वर्तमान में प्रचलन में ये ख़त्म हो गई है, क्योंकि जो आधुनिकता का दौर चल रहा है उसमें दोहरा लेखा प्रणाली का या और जो आधुनिकता के AI के माध्यम से बहुत सारे ऐप आ गए हैं उनके माध्यम से हम ट्रांजैक्शन करते हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली में क्या होता है कि दोनों ट्रांजैक्शन को, एक को डेबिट दूसरे को क्रेडिट में ध्यान में रख करके हम ट्रांजैक्शन का क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, एक पक्ष को ध्यान में नहीं रखते हैं, दोनों पक्षों को ध्यान में रख करके हम उसका क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करते हैं। प्रभावित करता है कि कितने, दो समान खातों को प्रभावित करता है। लेन देन को जर्नल में या लेजर के अंतिम खाते में इसमें हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। फिर इसके बाद महाजनी या बही खाता आ गया। महाजनी या बही खाता पद्धति क्या होती है दोस्तों, यह भारतीय लेखा प्रणाली की एक बहुत प्राचीन जो है पद्धति है, जिसमें हम जो है लेखांकन करते थे। हमारे पूर्वज जो है जो व्यवसाय की पद्धति थे शुरू में जब लेन देन करते थे वो एक प्रणाली है, बहुत पुरानी महाजनी लेखा प्रणाली है। तो आज भी देखेंगे तो जो पुराने सेठ साहूकार हैं वो इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं लिखने में। तो ये भारतीय लेखा प्रणाली है। इसमें दोहरा लेखा प्रणाली पर ही आधारित हम ट्रांजैक्शन लेखा दो पक्षों में करते थे। तो इसमें रोकड़ बही रखते थे और नकल बही रखते थे। नकल बही जो रखते थे उसमें उधार लेन देन से संबंधित हम अकाउंट खोलते थे और खाता बही रखी जाती थी। यह देसी भाषा में लिखी जाती थी। किस भाषा में ज़्यादातर दोस्तों लिखी जाती है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाजनी बही खाता पद्धति किस भाषा में लिखी जाती है, तो ये भारतीय भाषा में, किसी भी भारतीय भाषा में लिखी जा सकती थी। ये पहले के ज़माने में मुड़िया भाषा या हिंदी भाषा में लिखी जाती थी। मुड़िया बंगाली भाषा थी, तो ये मुड़िया में या हिंदी भाषा में प्रचलन में पहले के ज़माने में थी। तो ये महाजनी जो बही खाता है, इसका एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारतीय जो महाजनी बही खाता पद्धति है किस भाषा में का प्रयोग किया जाता था, तो ये भारतीय भाषा का, किसी भी भारतीय भाषा का प्रयोग किया जाता था। ज़्यादातर मुड़िया या हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता था। फिर इसके बाद दोस्तों आता है लेखांकन के उप क्षेत्र क्या हैं। लेखांकन के जो है सब सेक्टर में क्या क्या हैं, तो लेखांकन के जो क्षेत्र हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले तो 2 ही कैटेगरी था, आप वर्तमान में अगर देखें तो इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। वित्तीय, फाइनेंशियल लेखांकन हो गया, अकाउंटिंग हो गया, और इसके बाद कॉस्ट लेखांकन हो गया, इसके बाद मैनेजमेंट लेखांकन हो गया, इसके बाद सोशल लेखांकन हो गया। तो वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन और प्रबंधकीय लेखांकन, सामाजिक लेखांकन, 4 कैटेगरी में इसको बांट कर हम आज के टाइम पे अकाउंटिंग प्रक्रिया को जो है कंप्लीट करते हैं। तो पहले नंबर पे हमारा आता है वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन में हम लाभ हानि खाता, व्यापार की जो वित्तीय स्थिति की गणना होती है उसके बारे में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करके उसका फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट बना करके हम व्यवसाय की प्रॉफिट एंड लॉस या अपने बिजनेस की जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उसके बारे में जानकारी निष्कर्ष निकालने का कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों लागत लेखांकन। लागत लेखांकन में क्या किया जाता है कि वस्तु की लागत या प्रति इकाई लागत, कॉस्ट पर यूनिट, जिसका हम शॉर्टकट में बोलते हैं CPU, कास्ट पर यूनिट को निकालने का इसमें मेन ऑब्जेक्ट होता है कि कास्ट पर यूनिट हमारी कितनी कम से कम हो, ताकि हम मार्केट में कंपटीशन में अदर कंपटीटिव के अपेक्षा खुद मार्केट में लंबे समय तक, दीर्घकालीन तक टिके रहें। तो इससे हमें कास्ट पर यूनिट जो है निकालना बहुत ज़रूरी है। हमारी जितनी कास्ट कम होगी उतना हम प्रॉफिट हमको जनरेट होगा और मार्केट में लंबे समय तक हम दूसरे कंपटीटिव की अपेक्षा टिके रहेंगे। तो लागत लेखांकन भी जरूरी है। लागत इसमें वस्तु की लागत, प्रति इकाई लागत की तुलना करना और निर्माण संस्थाओं द्वारा इसमें लागत की कमी की जाती है कि जिसमें जो निर्माणी संस्थाएं होती हैं उसमें वो कैसे कम से कम जो है लागत पर अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकें, उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है कम से कम आ सके। फिर इसके बाद दोस्तों आता है प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन क्या होता है दोस्तों कि वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन को दोनों को किस प्रकार से मैनेजमेंट करके हम उसका
संचालन करते हैं, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस डिसीजन लेते हैं, ये सारी प्रक्रिया हम मैनेजमेंट प्रबंधकीय लेखांकन में करते हैं। वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है? विश्लेषणात्मक मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें विनियोग और जोखिम से संबंधित जो है निष्पादन परफॉर्मेंस के बारे में हम उसमें चेक करते हैं कि हमारी कहीं ना कहीं जो है लागत या वित्तीय फाइनेंशियल कहीं ना कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है, उसको हम जांचने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। जो भी प्रबंधकीय संबंधी ये क्रियाएँ होती हैं वित्तीय लेखांकन लागत लेखांकन से, दोनों को हम यहाँ पर मैनेजमेंट के माध्यम से उनकी लागत आदि क्रियाओं का मैनेजमेंट प्रबंध किए जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों अभी हाल ही में एक बहुत ही जो कंपनी एक्ट 2013 का अगर देखें, कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 135 में CSR को भी डिफाइन किया गया, सामाजिक लेखांकन को भी चलन में ले आया। सामाजिक लेखांकन का जो मेन ऑब्जेक्ट था उसको इसलिए लाया गया कि हम समाज से पैसा बड़ी बड़ी कंपनियां अर्न करती हैं, कमाती हैं, ले जाती हैं और समाज में वातावरण प्रदूषण करती हैं, स्वास्थ्य गंदा करती हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, काफ़ी वहाँ से सारी बीमारियां जनरेट होती हैं। तो सरकार ने एक निश्चित कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 135 के तहत ये डिसाइड किया कि हर कंपनी को अगर 1 करोड़ या उससे जो भी अधिक संपत्ति प्रॉफिट अर्न करती है तो उसका 2% आपको सामाजिक लेखांकन के अंतर्गत आपको खर्च करना पड़ेगा। तो कंपनी CSR लेखांकन जो कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 135 में सामाजिक क्रियाओं को प्रोत्साहन करना, किसको? सामाजिक क्रियाओं को प्रोत्साहन करना, जिसमें समाज की उन्नति की ओर समाज बढ़ सके, समाज की एक्टिविटी जो है थोड़ा खुशहाल हो सके, जो समाज में बीमारियां फैल रही हैं समाज शिक्षित हो, समाज में पर्यावरण सुरक्षित रहे, पर्यावरण को स्वच्छ किया जाए, उसके लिए यहाँ पर खर्चा किया जाता है। और पर्यटन विभाग हो गया, स्वच्छता या वातावरण के अंदर जो कार्य सामाजिक लेखांकन के अंदर किए जाते हैं, तो हम ज़्यादातर वातावरण से संबंधित या वहाँ के प्रदूषण जो रोकने के लिए हम जो है सामाजिक लेखांकन के अंदर अकाउंटिंग कार्य प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी, आज का बेसिक मैं फर्स्ट जो लेक्चर LT ग्रेड के लिए लिया था वो बेसिक कंसेप्ट था मेरा लेक्चर का, जो कि मैंने पहली क्लास है। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली में सारी किताब सबके पास है, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा यूट्यूब में डाटा उपलब्ध है, पर मेरा जो ऑब्जेक्ट है मेन कि फैक्ट में ही और ग्राफिकल बेस पर फैक्ट में ही चीज़ें मैं लेकर के आऊँ और डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो समझाने का मेरा मकसद है। आप लोग देख सकते हैं इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन बन सकते हैं। और जैसे मेरा 1 चैप्टर या 2 चैप्टर ख़त्म होगा वैसे मैं MCQ बेस पर भी क्वेश्चन लेकर के आपको दिखाऊंगा। जैसे इसको लेकर के आया हूँ तो इसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे मैं बेस पर आपको नए नए क्वेश्चन लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें।